अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे ओनरशिप की। आज हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके कुछ एलिमेंट्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिर मोड्स ऑफ एक्विजिशन कौन कौन सी हैं और लास्ट पर इसकी काइंड्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास वर्ड आता है ओनरशिप। जैसे कि हमें समझ आ रही ओन से किसी भी चीज को ओन कर लेना, उसके अपने पोजेशन में रख लेना, और जो तमाम कलेक्टिव राइट्स हैं उसके लिए वो हम यूज कर सकते हैं। और ये जो तमाम राइट्स होंगे ये राइट्स इन रेम होंगे। राइट्स इन रेम, राइट्स इन रेम। रेम का क्या मतलब होता है? रेम का मतलब होता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के खिलाफ हम उन राइट्स को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास फर्ज करें एक घर है और हम उसे तबाह करना चाहते हैं, उसे गिराना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया के सामने हम ऐलान कर सकते हैं, लो जी हमारा ये घर था, आज हमने इसे गिरा दिया। वो आपका राइट है, आप उसे यूज कर सकते हैं और आप उसके ओनर हैं। इसे हम कहते हैं ओनरशिप ऑफ किसी भी प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल। वो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो वर्ड है ओनरशिप, ये एक वर्ड पोजेशन से आया है। पोजेशन, पोजेशन मतलब कि किसी को काबू में लेना। ओनरशिप और पोजेशन में क्या फर्क है? ओनरशिप बाद में आया, पोजेशन पहले से मौजूद था। पोजेशन होता है किसी को फिजिकली या फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लेना, और ओनरशिप होता है एक तो आपके पास मुकम्मल राइट्स हो, एब्सोल्यूट राइट्स हो, मुकम्मल राइट्स, और दूसरा लेजिटिमेसी भी हो, मतलब जो लॉ है, लीगल तरीका है, उसके साथ आप उसके ओनर बने। अगर प्रिमिटिव सोसाइटीज की बात करें, मतलब कि पुरानी सोसाइटीज जिसमें अगर मेडिएवल पीरियड यूरोप की बात करें, 1000 साल पहले जो यूरोप की कंडीशन थी, उसमें एक वर्ड पाया जाता था पोजेशन, एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन ये वर्ड पाया जाता है। ये अभी भी मौजूद है लेकिन बहुत कम मौजूद है। इसमें क्या होता था कि अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है और एक सर्टेन पीरियड तक यूज कर रहा है, तकरीबन जो दौरानिया था वो 20 साल का, अगर तकरीबन कोई बंदा 20 साल से किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो चाहे उसके पास लीगली उसकी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो उसका मालिक बन जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन का। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास एक ज्यूरिस्ट आता है ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या कहता है? अ राइट इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर। इसका क्या मतलब है कि एक जो राइट है वो कोई भी यूज कर सकता है। मतलब किसी के पास भी कोई राइट है तो वो उसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहता है अनरिस्ट्रिक्टेड अ पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। जैसे कि वर्ड डिस्पोजिशन से हमें समझ आ रही है कि उसकी जगह चेंज करना। मतलब अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस राइट को, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, अगर आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास उसका भी राइट मौजूद है। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, और आपके पास उसका जो राइट है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए है। ये फिक्स नहीं है कि इतने टाइम के लिए हमारे पास उसका राइट है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके एलिमेंट्स। इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले यूज, फिर पोजेस, फिर डिस्पोज। और भी बड़े एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसे यूज कर सकते हैं, उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, पोजेस, उसे डिस्पोज कर सकते हैं, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे चाहे हम उसे बेच सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक या इसके एसेंशियल्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है राइट ऑफ इंडेफिनेट यूजर। इंडेफिनेट यूजर मतलब कि कोई भी बंदा चाहे, उसके पास चाहे कोई भी राइट हो, कोई भी बंदा हो, वो यूज कर सकता है, जिसे चाहे, जैसे चाहे वो वैसे यूज कर सकता है। इनडेटर्मिनेट इन ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। अगर कोई मालिक है किसी प्रॉपर्टी का तो वो सारी जिंदगी उसका मालिक है। ड्यूरेशन नहीं है कि 20 साल रहेगा, 30 साल रहेगा, नहीं। जब तक वो चाहे उस प्रॉपर्टी को रख सकता है, जब तक चाहे उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रेजिड्यूरी कैरेक्टर। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। कोई बंदा अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लीज पे दे सकता है, लीज या फिर ईजमेंट, या फिर ईजमेंट पे। लीज क्या होता है? जैसे कि आप किसी की प्रॉपर्टी में बैठ सकते हैं, जैसे आप कोई घर जो है वो रेंट पे ले सकते हैं, तो ये होता है लीज। लेकिन अगर ईजमेंट की बात करें तो घर किसी और का होता है, प्रॉपर्टी किसी और की होती है, लेकिन पोजेशन आपको मिलता है, कंट्रोल आपको मिलता है, लीगली किसी और का होता है। तो इस तरह का भी अगर आप
कोई यूज करना चाहें, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है तो आपके पास मुकम्मल राइट है कि आप उसे रेंट पे दे सकते हैं या फिर ईजमेंट पे दे सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन वही बात कि आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे चाहें। राइट टू पोजेस, जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपका मुकम्मल कंट्रोल है, जैसे हमने एलिमेंट में बात की थी राइट टू पोजेस, तो आप उसे पोजेस कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके बाद राइट टू यूज, एंजॉय एंड एग्जॉस्ट, मतलब आप उसे यूज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। और एग्जॉस्ट मतलब आप उसे खत्म कर सकते हैं। इस एग्जॉस्ट का मतलब होता है एंड। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और आप एक अस्थमा के मरीज हैं, तो आपकी वो प्रॉपर्टी है, आप जैसे चाहे उसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो खत्म हो जाए। तो इसी तरह अगर खत्म हो जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर वो बात कर रहा है कि जिस चीज के हम ओनर बनते हैं, ओनरशिप में आते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। जिसमें नंबर 1 पे वो बात करता है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा, एक टच करने वाली चीज जिसे हम छू सकते हो, जैसे कि कोई जमीन हो गई, कोई गाड़ी हो गई, कोई टेबल हो गया, कोई चेयर हो गई। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। सालमन इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है कि वो कहता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक राइट है। इस पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि एक राइट सब्जेक्ट मैटर कैसे हो सकता है, उसे हम कैसे पोजेस कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट मैटर एक कंट्री, एक स्टेट का जो लीगल सिस्टम होता है वो बताता है, वो गाइड करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट का जो लीगल सिस्टम है वो बताता है कि जो जंगल है, जो हवा है, जो पानी है, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन के कुछ मुल्कों में जो लोग हैं उनके भी ओनर बन सकते हैं, मतलब जो स्लेवरी वगैरह है उनमें होती है। लेकिन कुछ मुल्कों का जो लीगल सिस्टम है वो बताता है कि सब्जेक्ट मैटर इंसान नहीं हो सकते। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन के मोड्स, किसी चीज को हासिल करने या उसके ओनर बनने के कौन कौन से मोड्स हैं? 3 मोड्स हैं। एब्सोल्यूट ओनरशिप। एब्सोल्यूट एक मुकम्मल ओनरशिप होती है, मतलब आपने कोई घर खरीदा, आपने मुकम्मल पेमेंट की, आपका घर, आप उसे जैसे चाहे यूज करें, पोजेस करें, एग्जॉस्ट करें या डिसलोकेट करें, जिस तरह से चाहें आप उसे कर सकते हैं। एक मुकम्मल कंट्रोल, आपकी इनहेरिटेंस हुई, आपको विरासत में कुछ मिला, मुकम्मल कंट्रोल हो गया, एब्सोल्यूट आपके पास ओनरशिप आ गई। या आपको कोई गिफ्ट मिला तो एब्सोल्यूट ओनरशिप। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, एक्सटिंक्टिव ओनरशिप। एक्सटिंक्टिव ओनरशिप इसमें क्या है कि एक बंदा ओनर था किसी जमीन का, लेकिन उसकी जो ओनरशिप थी वो खत्म होगी, अब कोई दूसरा बंदा उसका ओनर बन गया। मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर एक बात की थी एडवर्स पोजेशन की। एक प्रॉपर्टी का कोई मालिक है लेकिन उसको अपनी प्रॉपर्टी का नहीं पता कि मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उस प्रॉपर्टी को कोई और बंदा यूज करता है और 20 साल से ज्यादा यूज करता रहता है, तो अब वो लीगली उसका ऑनर बन गया। तो इस तरह से ये एक्सटेंसिव ओनरशिप भी मौजूद है। तीसरे नंबर पे बात आती है एक्सेसरी ओनरशिप। कुछ ऐसी ओनरशिप जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच होती है कुछ दूसरे लोगों के साथ। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रॉपर्टी ली, एक गाड़ी ली, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें जो जीपीएस का सिस्टम है वो अब डिपेंड कर रही है आपकी गाड़ी उसके ऊपर। तो इस तरह से ये है एक्सेसरी ओनरशिप के आपकी जो गाड़ी है वो डिपेंड कर रही है जो कंपनी है जीपीएस की उसके साथ। तो ये एक्सेसरी ओनरशिप, इस तरह से ये 3 ओनरशिप्स हैं। उसके बाद हम हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, काइंड्स ऑफ ओनरशिप, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। कॉर्पोरियल ओनरशिप ऐसी ओनरशिप होती है जिसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे गाड़ी होगी, घर हो गया, कोई प्रॉपर्टी होगी। और इनकॉर्पोरियल ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई ट्रेडमार्क हो गया, लोगो हो गया या कॉपीराइट स्ट्राइक हो गई। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो ये मेरी मलकियत है, मैं इसका ऑनर हूं। अगर कोई इसे चोरी करके अपने चैनल पे पेस्ट करेगा तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। जो बेनिफिशियल ओनरशिप होता है वो हकीकत में ओरिजिनल ओनरशिप होता है, लेकिन जो ट्रस्टी होता है, इसे ट्रस्ट को ट्रस्टी भी कहते हैं। ट्रस्टी एक एजेंट होता है जो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है और जो बेनिफिशियल है उसको इससे फायदा होता है। ट्रस्टी को भी थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन हकीकत में जिसकी जमीन होती है, जो बेनिफिशियल है, उसको ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है लीगल एंड इक्विटेबल। लीगल जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ आ रही होगी लीगल के,
तो लीगल का मतलब होता है कि लॉ आपको तमाम राइट्स वगैरह, ड्यूटीज जो भी हैं सब कुछ आपको दे देता है, तो लीगली हो गया। लेकिन इक्विटेबल, इक्विटेबल लीगल से भी थोड़ा सा आगे होता है, ये मोरालिटी की बात करता है। मिसाल के तौर पर दो बंदों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक घर खरीदा, जिसमें एक जो पार्टनर था उसने ज्यादा पेमेंट की, दूसरे ने कम की। लेकिन अगर लीगली यहाँ पर देखा जाए तो लीगली दोनों पार्टनर हैं और इक्वल पार्टनर हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया और फिर एक प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन अगर मोरालिटी या इक्विटेबल ओनरशिप की बात की जाए तो फिर जिसने ज्यादा पेमेंट की उसको ये अनफेयर हो जाएगा कि उसको भी उतना मिला और जिसने कम की उसको भी उतना मिला। तो इक्विटेबल ओनरशिप के मुताबिक जिसने ज्यादा पेमेंट की उसको ज्यादा राइट मिलेगा। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट। वेस्टेड होती है जो डायरेक्ट ओनरशिप है, वो डायरेक्ट मिल जाती है। कॉन्टिंजेंट होती है जिसमें कोई कंडीशन मौजूद होती है। डायरेक्ट कैसे मिल जाती है? आपने एक घर सेल करना था, आपने घर सेल कर दिया, डायरेक्ट उसके पास ओनरशिप चली गई। लेकिन कॉन्टिंजेंट की बात की जाए, कॉन्टिंजेंट ओनरशिप तब मिलती है जब कंडीशन पूरी हो। मिसाल के तौर पर आपने घर सेल करना है, लेकिन आप अगले बंदे को कहते हो कि मैं अपना घर सेल करूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपना घर सेल करो। ये कंडीशन होगी। जब तक वो अपना घर सेल नहीं करेगा वो आपके घर की ओनरशिप हासिल नहीं कर सकता। तो इस तरह से कॉन्टिंजेंट ओनरशिप। अगला पॉइंट हमारे पास आता है सोल एंड को ओनरशिप। सोल होता है ओनली या फिर अलोन, कोई एक बंदा। को ओनरशिप जिसमें म्यूचुअल ओनरशिप होती है। सोल, किसी एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो उसका अकेला मालिक है, सोल ओनरशिप। किसी दो बंदों ने या दो से ज्यादा बंदों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब वो सारे उसके मालिक हैं, बराबर बराबर हिस्सा उन सब का है, तो को ओनरशिप। इसी तरह अगला पॉइंट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। एब्सोल्यूट ओनरशिप, जैसे कि हमने यहाँ पर भी बात की थी कि मुकम्मल जो राइट है, एक आपने प्रॉपर्टी खरीदी या आपको इनहेरिटेंस मिला या आपको कोई गिफ्ट मिला, मुकम्मल राइट आपके पास है, आप यूज करें, एग्जॉस्ट करें, जो मर्जी करें। लेकिन लिमिटेड ओनरशिप, लिमिटेड ओनरशिप में आपके पास पावर बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक कंपनी जिसके शेयर है 1 लाख, लेकिन आपने 1000 खरीदे हुए हैं। अब आप चाहें तो उसको जिस तरह मर्जी यूज करें, आप उसे चाहें तो बेच सकते हैं या चाहे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आप वहां पर लिमिटेड है। मुकम्मल ओनरशिप आपके पास कंपनी की नहीं है, आप लिमिटेड है, 1000 आपके पास शेयर है, तो आप सिर्फ उन्हें यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये इस वीडियो की समझ आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।